नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक बीएसई पे एक लेटेस्ट आईपीओ आई थी, थोड़े दिन पहले की बात है और इसको बीएसई की आईपीओ इंडेक्स के अंदर इसको रखा गया है। कंपनी का नाम है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यदि इनकी चार्ट ग्राफ को देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि करीब करीब इसकी जो अप ट्रेंड रही है और लगातार बेटर रही है पीरियड एट द टाइम ऑफ फ्रेम के हिसाब से। बट फिलहाल यदि अप और लोअर साइड के लिए देखा जाए तो मार्केट में अभी एक न्यूनतम लेवल पे आके अटकी पड़ी है, जिसको कहते हैं हम बॉटम के आसपास, और वहां से मार्केट बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इससे पहले मार्केट 2 बार बाउंस बैक क्रिएट कर चुका है। क्या लगता है कि यहां से बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश करेगा? कंपनी का नाम है प्लेटिनम, और प्लेटिनम जो कंपनी है ये 2016 में बनी थी और जो कारोबार रहा उसमें देखा गया कि स्पेशलाइज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीपीवीस एडिक्टिव्स एंड द लुब्रिकेंट्स की बात कंपनी कहती है, जो इनका कारोबार से जुड़ा हुआ नजर आता है। वेबसाइट्स की माने तो कंपनी में प्रोडक्टिविटीज की रेंज में यदि बात करें तो ये कहते हैं कि पीवीसी इन द हाई स्ट्रॉन्ग थर्मोप्लास्टिक की बात कहती है। इसके अलावा कुछ और सीपीपीवी की बात कहती है, लुब्रिकेंट्स और द मेटलिस्टिक्स सॉप्स की बात कंपनी कहती है, और इससे कंपनी अपनी डील करती है। और आजकल इसका मार्केट की ट्रेंड ऐसी आंकड़ा निकल की आती है जो मार्केट में यहां से कुछ बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश करेगी क्या? क्योंकि चार्ट ग्राफ के मुताबिक यदि आप एक महीने के ट्रेंड को जाने तो ट्रेंड्स के मुताबिक मार्केट में एक लगातार गिरावट रही है। लोगों ने बिकवाली किया, जम के बिकवाली किया, और मार्केट में आज भी बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। और ये कितने तक जाती है ये एक जानने वाली बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से। यहाँ पे देखा जाए तो कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के जो अकॉर्डिंग मार्केट की जो रफ्तार है वो करीब 570% की मूव कर चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो बहुत ज्यादा मूव नहीं है, आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है यदि देखा जाए तो। जबकि हायर और लोअर की बात भी करें तो करीब 500 के आसपास इनकी सपोर्ट थी, सॉरी हाँ रेजिस्टेंस की बात कहती है, और 167 के आसपास सपोर्ट की बात कहती है। अर्थात कंपनी का जो वैल्यूशन है करंट मार्केट की, वो आज भी अंडर वैल्यूड के अंदर आती है। और इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक जो है वो जो निवेशकों को लेकर के इस मार्केट में क्राउड है वो थोड़ा सा ओवर वेटेज की बात कहती है, नियरली इसको 20% के आसपास आंकड़ा एक्स्ट्रा की बात। तो एक तरफ ये अंडर वैल्यूड है, दूसरी तरफ ओवर क्राउडेड है। तो क्या आंकड़ा निकल के आती है? जहां पे आरओसी भी करीब 22 से 27% की बात कहती है, प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में करीब 71% से ज्यादा की बातें कहती है। और साथ में यदि करंट रेशियो के नंबर देखने के बाद लगा कर शायद डॉटफुल ज्यादा है, तो इसीलिए हमने इन नंबरों को कैलकुलेट करके लिया। जो आखिर जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 15% के आसपास की, उसके लिहाज से जो आउटस्टैंडिंग पार्ट रही वो करीब 138% आंकड़ा देती है, जबकि आउटस्टैंडिंग पार्ट केवल और केवल सेल्स के आधार पर केवल 21% का नंबर दर्ज कर। जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए तो ये कह सकते हैं 0.04 का नंबर साझा करती है। तो क्यों नहीं कंपनी को लेकर के यहाँ की समरी डेटाबेस के मुताबिक तो मार्केट यहाँ पे अच्छी दिखती है इसके समरी डेटाबेस, लेकिन क्या हकीकत ऐसा चलती है या कुछ और आंकड़ा देती है? एक नजर डालने की कोशिश कर। यदि हम इनकी कंपनी को गूगल फाइनेंस की हेल्प से इसकी चार्ट ग्राफ को लें तो क्या समझ में आती है, उस पर हम एक फोकस करते हैं और जानने की कोशिश के क्रम में देखा गया कि इसको लेकर के जब आप ईयर और ईयर बेसिस की चार्ट को देखेंगे तो 2024 की फाइनेंशियल ईयर तक जो इनका ग्राफ था वो लगातार बुल कैंडल्स की तरफ भागती जा रही थी, जहां पे ट्रेंड दर्ज करती दिखी थी। साथ में क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक भी देखा जाए तो मार्केट में अच्छी खासी रैली क्रिएट कर रही थी इनके सेल्स की तरफ से, लेकिन वाई के मुताबिक तो मार्केट ने ट्रेंड अप ट्रेंड जाहिर किया, लेकिन पिछले ट्रेंड के मुताबिक देखा गया कि क्यू और क्यू के मुताबिक मार्केट में डाउन ट्रेंड दर्ज करती दिखी, जिसमें ये आंकड़ा साझा करती है। तो ट्रेंडिंग में क्या समझा हमने? ईयर ऑन ईयर बेसिस का ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ट्रेंड क्या था? अप और डाउन दोनों ट्रेंड में कामकाज करती दिखी। कंपनी का टोटल टर्नओवर की तरफ देखा तो करीब 344 करोड़, जो कि इससे पहले इस तरह के टर्नओवर कभी क्रिएट नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब थोड़ा सा गिरता नजर आया, जहां पे करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो गई।
प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, बट इनके पास जो परसेंटेज वाइज होगा वो काफी कम हो गया, क्योंकि कंपनी में अदर्स ऑफ इनकम जो है वो करीब 12 करोड़ हो जाता है, तो इंटरेस्ट की बर्डन केवल 2 करोड़ के आसपास रहता है, जो कि एडजस्टेबल है। पर जो यदि कोई अदर्स ऑफ इनकम लगातार सेम रेंज में बनी रहे तो एक मार्केट के लिए सस्टेनेबिलिटी कायम कर सकती है, अदरवाइज नहीं होती, उसके लिए फ्लक्चुएशन का संकेत ज्यादा मिलता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो सेल्स में अप ट्रेंड रहा है, प्रॉफिट का ट्रेंड अप और डाउन दोनों आंकड़ा दिखाते है। स्टॉक प्राइस दर्ज नहीं करते क्योंकि रिसेंटली आईपीओ आई थी इसको लेकर के, जबकि रिटर्न इक्विटी इनको भी लगातार ऑन एवरेज करीब सोचिए 20 से लेकर के 40% तक का आंकड़ा साझा करती है कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक। वहीं पे कंपनी में रिस्क का आंकड़ा 21% दर्ज करती है, तो रिस्क कितने दिन के लिए कहती है वो जानना जरूरी है। तो कंपनी के पास रिस्क 2 महीने के आसपास कहती है। बैलेंस शीट के मुताबिक जो दिसंबर सितंबर तक का डेटाबेस था उसमें 14 करोड़ की कंपनी के पास कर्ज था, जो बहुत बड़ी था नहीं, कुछ था ही नहीं। और कंपनी जितने जितना फंड लिया था, जो यदि हम उनकी रिजर्व और कैपिटल नंबर को देखें तो कंपनी के पास 70 करोड़ का फिक्स एसेट्स था, इन्वेस्टमेंट भी करीब 16 करोड़ के आसपास की बात कहती है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात थी कि 16 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 12 करोड़ का तो अदर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं हो सकता, ये इतना तो नहीं हो सकता। पर यदि हम इनके इन पार्टों को देखें, इन्वेंटरीज को लेकर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये इनके पास काफी ज्यादा तादाद में भरे पड़े दिखते हैं, जिसके बेसिस पे हमने इनको एक रिस्क फैक्टर को आंकड़ा किया। अवलोकन किया तो हमारे समझ में आया कि 15% कंपनी ऑलमोस्ट कमा लेती है, सेविंग भी कर लेती है और रिस्क फैक्टर केवल 2 महीने की रखती है। पीएस के मुताबिक यदि कंपेयर करेंगे तो उसको अलग अलग इंडेक्सेशन के पार्ट्स में रखा गया, चाहे बीएससी आईपीओ हो, बीएससी ऑल कैप्स हो, बीएससी कमोडिटीज हो, बीएससी स्मॉल कैप जैसे कैप्स के अंदर रखा गया है। तो इसमें जहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, लिंडॉस, लिंड इंडिया जैसे कंपनी शामिल है, तो वहाँ पे इन कंपनियों के कंपेरिजन यहाँ जो निवेशकों का इंटरेस्ट है वो काफी कम दर्ज करती है, केवल 39 गुने के आसपास कहती है। लेकिन प्रॉफिट के परसेंटेज के मुताबिक देखेंगे तो जहां पे नेट इनकम मार्जिन में जो पिडिलाइट इंडस्ट्री है वो 15% की कमाती है, तो वो ये 15% के आसपास कमाने की संकेत देती है। बस बशर्ते क्या है, रिस्क फैक्टर इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा बनती है, 136% का आंकड़ा, 38% का आंकड़ा देती है, इनके लिए आंकड़ा नहीं देती है। तो कुछ कंपनियों के कंपैरिजन मुझे लगता है कि इनका जो परफॉर्मेंस है अभी तक का वो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस अच्छा खासा ग्रो की बात कहती है। इसके अलावा यदि हम बीएससी डेटाबेस के माने तो इसमें देखा गया कि इनके चार्ट ग्राफ में चाहे 1 महीना हो, 3 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल हो, लगातार ट्रेंडिंग में था। तो फिलहाल यहाँ पे देखा गया कि लगातार थोड़े दिनों से इसमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। यदि हम कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो कोई डिविडेंड और इसका रिकॉर्ड फ्रेम की बात नहीं कहती है। मुताबिक यदि हम इनकी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन देखा तो रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वाई के क्यू आर क्यू के मुताबिक सेल्स में डिक्लाइनिंग रेशियो था, तो वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइनिंग ही शो करती दिखी है एट द टाइम फ्रेम के बेसिस पे। इसी चीज को यदि हमने इसके हिसाब से देखा तो इनके पास जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है वो किस तरह से आंकड़ा देती है, क्या इनके पास जो सेगमेंट वाइज डिटेल है वो कैसा आंकड़ा देती है, तो उसके मुताबिक देखा गया कि कंपनी ने कोई भी सेगमेंट वाइज डिटेल साझा नहीं किया है कि आखिर इसके पास जो इनकम है वो केमिकल इंडस्ट्री से आती है या इनकी पीवीसी इंडस्ट्री से डील करती है। जबकि इनको इंडस्ट्रीज के मामले में देखा जाए तो इनको स्पेशलिटीज केमिकल के अंदर रखा गया और केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी को लेकर के यहाँ पे हमने बीएससी के ऊपर स्मॉल कैप की कंपनियां रही और इसको हमने समझने की कोशिश किया है। इसके अलावा कुछ और परत पर परत खोलने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसके लिहाज से देखा गया करीब 71 और 29% की 23% की होल्डिंग थी। एनालिसिस पार्ट के मुताबिक देखा गया जब से लिस्टिंग हुई पिछले 6 महीने से, तो केवल लिस्टिंग के टाइम पे 47% की ग्रो एक्सपेक्टेशन देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट में इस तरह की कोई चीज देखने को नजर नहीं आई। चार्ट ग्राफ के मुताबिक हमने इसको जानने की कोशिश किया, तो एक गोल्डन रूल को साथ अप्लाई करके बताता हूं जो आखिर क्या करना चाहिए, क्या होता है एक्चुअल में। क्योंकि सबके लिए अलग अलग टारगेट होती है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे होती है, नहीं तो क्यों लोग बेचते। तो क्वेश्चन आता है आज लोग क्यों बेचते यदि सबको टारगेट के पीछे ही जाना था। तो गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को, जो यदि अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जिस भी पोजीशन पे लिया है अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम ना करे तो अपने लाभ को निकालना चाहिए, बुक करना चाहिए, और यदि लॉस ज्यादा होती है तो उसको
स्टॉप करने की पद्धति पे भी सोचना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी को लेकर के, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।